Hey, hello guys, good morning and welcome back to another beautiful session on IQ Civil Science Academy. A great coach transforms life. This is Dr. Sachin Kadam and today I came up with a very interesting, important and awesome topic. The name of that topic is aneurysm. ये नाम सुनकर आपको ऐसा लग रहा हो, हे भगवान ये क्या नाम है, ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे क्या हम यूपीएससी में, ये सब करेंगे तो सर कैसा होगा, हमसे तो साइंस टेक हो ही नहीं पाएगा, साइंस टेक्नोलॉजी कैसे पढ़ेंगे, लाइक दैट। सॉरी फॉर माई ओवर एक्टिंग, बट ऐसा लग सकता है ना, क्योंकि हमने कभी एन्यूरिज्म ये नाम ही नहीं सुना। लेकिन आपने गेम ऑफ थ्रोन का नाम सुना होगा, लेकिन आपने डनेरियस टारगेरियन का नाम सुना होगा। तो यस, डनेरियस टारगेरियन का कैरेक्टर जो फीमेल एक्ट्रेस प्ले करती है, उनको ये डिसीज है, या उनको एन्यूरिज्म के दो अटैक आए थे 2011 में और 2013 में। एंड इफ यू गो थ्रू द न्यूज़पेपर यू विल डेफिनेटली कम अक्रॉस दिस न्यूज़ आर्टिकल अबाउट हाउ एन्यूरिज्म एंड व्हाट एन्यूरिज्म इज। तो सी, दिस इज अ निग्लेक्टेड डिसीज, बट ये एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी को हुआ है, तो ऑब्वियसली यूपीएससी विल आस्क अ क्वेश्चन ऑन दिस इन अ सिंगल लाइनर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सो हियर यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एन्यूरिज्म फ्रॉम मिस्टर डॉक्टर सचिन कदम। लेट्स गो अहेड। तो हमारी जो IQ सिविल्स IAS एकेडमी है, इट इज गुवाहाटी बेस्ड, और हमारी जो एकेडमी है, ये एकेडमी प्री एग्जामिनेशन का कोचिंग प्रोग्राम रन करती है, मेंस एग्जामिनेशन का कोचिंग प्रोग्राम रन करती है। हमारी एकेडमी ने आसाम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए काम किया है। IQ सिविल्स एकेडमी सेंट्रल सिविल सर्विसेज का जो आसाम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे हमने T&XT गार्डन ट्राइब्स के लिए भी कोचिंग प्रोग्राम रन किया है। देन हमने आसाम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में ही 50 से ज़्यादा मेरिटोरियस स्टूडेंट को ट्रेनिंग दी है। तो आप ये देख सकते हो, ये समझ सकते हो कि हमारा इंस्टीट्यूट जो है गवर्नमेंट के अलग अलग इनिशिएटिव्स में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। और गवर्नमेंट, जब आपके पास क्वालिटी होती है, बढ़िया कोचिंग होती है, तभी गवर्नमेंट आपको लेता है, राइट। सो ours is an institute in Guwahati that works on different government projects. आप गूगल रिव्यू भी देख सकते हो, 4.9 स्टार रेयरली किसी सिविल सर्विसेज के इंस्टीट्यूट्स के लिए मिलते हैं। तो ये गुवाहाटी में एक 4.9 स्टार का गूगल रिव्यू वाला इंस्टीट्यूट है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो हम जिस एक्टर की बात कर रहे थे, उनका नाम है एमिलिया क्लार्क, ठीक है। और उन्होंने कहा था दैट शी सफर्ड 2 ब्रेन एन्यूरिज्म्स, हाउ डू दे अफेक्ट ब्लड वेसल। अब ये हेडिंग देखकर आपको पहला पॉइंट तो पता चल गया क्या, कि एन्यूरिज्म इज अ डिसीज रिलेटेड टू, बताओ, इट इज रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स। एन्यूरिज्म इज अ डिसीज दैट इज रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स। ये पहला पॉइंट आपको पता चल गया, धीरे धीरे सब पता चलेगा। एक्टर एमिलिया क्लार्क हैड सेड शी सफर्ड द कंडीशन ट्वाइस व्हाइल फिल्मिंग द गेम ऑफ थ्रोन्स। ये एक बहुत फेमस सीरीज है, आपको देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, IAS बनने के बाद जरूर देख लीजिएगा। नाउ व्हाट इज एन एन्यूरिज्म, हाउ डज इट अफेक्ट द ब्लड वेसल्स, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन डिटेल। तो यहाँ पे वो एमिलिया क्लार्क कह रही है, आई एम इन द रियली स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ पीपल दैट कैन सर्वाइव एन्यूरिज्म। मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, एन्यूरिज्म में लोगों की डेथ होती है। तो इस स्लाइड से हमें पहली फैक्ट पता चली, एन्यूरिज्म इज अ डिसीज रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स। लेट्स गो अहेड। Now what is aneurysm? See, aneurysm is the swelling of the arteries and veins. हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ना, इस ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होती है, देर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। एक होती है आर्टरीज और दूसरी होती है वेन्स। नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन, अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आपके स्टेट सर्विस के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत केयरफुली इसे समझिएगा, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। पहली बात तो जो आर्टरीज होती है ना, दैट कैरी ब्लड
अवे फ्रॉम हार्ट। हमारा जो दिल है ना, इस दिल से ये आर्टरीज क्या करती है, ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट कैरी करती है, ठीक है। और वेन्स का उल्टा काम है, वेन्स क्या करती है, दे कैरी ब्लड टूवर्ड्स हार्ट। फाइन। दूसरा जो मेजर डिफरेंस है आर्टरी और वेन्स में वो ये है कि आर्टरीज की जो वॉल्स होती है ना, दे हैव थिक वॉल्स, और वही अगर आप वेन्स में जाओगे तो वेन्स की जो वॉल होती है वो होती है थिन, ठीक है। ये भी एक सेकेंड डिफरेंस है, थिन। देन आर्टरी और वेन में और अगर आप जाओगे थोड़ा डेप्थ में, तो आर्टरी मोस्टली क्या करती है, आर्टरीज मोस्टली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज, आर्टरी मोस्टली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो आपकी वेन्स होती है ना, दे मोस्टली कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्वेश्चन आपको स्टेट सर्विसेज के एग्जामिनेशन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आते हैं, आपको बिल्कुल वरी नहीं करना है। इस क्लास में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। सो मोस्टली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और लास्ट अगर हम बताएं, हम ये मोस्टली क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक ऐसी आर्टरी है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। ये आर्टरी होकर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। Pulmonary artery is the only artery that carries deoxygenated blood. That's why we said arteries carry oxygenated blood. Mostly arteries carry oxygenated blood and mostly veins carry deoxygenated blood. लेकिन veins में भी एक exception है, और वो exception है अगेन वही, लेकिन क्या pulmonary ही है but vein है, pulmonary vein। तो ये जो pulmonary vein है ना, ये कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फाइन। तो ये हो गए आपके आर्टरी और वेन के बीच में बेसिक डिफरेंसेस जो बेसिक साइंस से आता है। फाइन। तो arteries carry blood away from the heart, veins carry blood towards the heart. Arteries have thick wall, veins have thin wall. Arteries mostly carry oxygenated blood, veins mostly carry deoxygenated blood. Arteries में pulmonary artery is the only exception which carries deoxygenated blood, और veins में pulmonary vein is the only exception which carries oxygenated blood। याद रहेगा, याद रहेगा कि नहीं, आपको ये याद रखना है। तो आइए वापस हमारे मेन टॉपिक पे जिसका नाम है एन्यूरिज्म। नाउ यू नो कि एन्यूरिज्म इट इज अ डिसीज रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स। देन अब आपको ब्लड वेसल के दो टाइप पता चल गए, वन इज आर्टरी, अनदर इज वेन, और इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है ये भी आपको पता चल गया, राइट। तो हम धीरे धीरे आगे मूव करते हैं। सो एन्यूरिज्म इज अ स्वेलिंग ऑफ द आर्टरीज एंड वेन्स इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी and is caused by weakening of the walls। तो एन्यूरिज्म क्या है, एन्यूरिज्म में आपके आर्टरी को भी, आर्टरी में स्वेलिंग आ सकती है, एन्यूरिज्म में आपके वेन में स्वेलिंग आ सकती है, और बॉडी में कोई भी आर्टरी या कोई भी वेन हो, कहीं पे भी, ब्रेन में जो आर्टरी है उसे स्वेलिंग आ सकती है, हार्ट में जो वेन्स है उन्हें स्वेलिंग आ सकती है, लेग में, हैंड में, कहीं पे भी आर्टरी या वेन में जब स्वेलिंग आती है तो उसे हम एन्यूरिज्म कहते हैं। और ये क्यों आती है भैया, भाई साहब ये स्वेलिंग आती क्यों है, क्योंकि इन आर्टरी या वेन की जो वॉल्स है ना वो हो जाती है वीक। ओके, सो हमने देखा था किसकी वॉल्स थिक होती है, आर्टरीज की, किसकी वॉल्स थिन होती है, वेन्स की। तो वेदर इट इज आर्टरी और वेन, उनकी वॉल्स में जब वीकनिंग हो जाती है, उनकी वॉल जब वीक हो जाती है, देन वी फेस अ कंडीशन कॉल्ड एन्यूरिज्म। अब आपको एन्यूरिज्म एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। सो एन्यूरिज्म इज रिलेटेड टू ब्लड वेसल। इन एन्यूरिज्म swelling of blood vessels happen, swelling of artery can happen, swelling of vein can happen, and why it happens, because of the weakening of the walls of blood vessels। अब मेरा आपके लिए क्वेश्चन है कि आर्टरी की वॉल थिक होती है या वेन की वॉल थिक होती है, जरा आप बता दीजिएगा कमेंट में। आगे चलते हैं। इट अकर्स, अब देखो इट कैन अकर एनीवेयर, कहीं पे भी हो सकता है ना एन्यूरिज्म, ब्लड वेसल में कहीं पे भी स्वेलिंग आ सकती है, बट इट अकर्स मोस्ट कॉमनली इन द अओर्टा, बैक ऑफ द नीज, ब्रेन एंड इंटेस्टाइन। और अगर ये ब्रेन में हुआ तो इट इज अ प्रॉब्लम, अगर ये हार्ट में हुआ तो इट इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज दीज आर वाइटल ऑर्गन्स।
तो एन्यूरिज्म इफ इट हैपन्स इन वाइटल ऑर्गन्स इट कैन क्रिएट अ मेजर इशू। अब मुझे बताइए, आपकी जो इमिलिया क्लार्क है उनको कहाँ पे हुआ था एन्यूरिज्म? यू कैन सी शी सफर्ड टू ब्रेन एन्यूरिज्म, मतलब इमिलिया क्लार्क के ब्रेन में जो आर्टरी या वेन्स है उनमें स्वेलिंग आई थी, इसलिए हम उन्हें कह रहे हैं कि शी हैड सफर्ड टू ब्रेन एन्यूरिज्म। मजा आया? हो गई कि नहीं पूरी क्लियर कंसेप्ट? आगे चलते और क्लियर होगी। इफ द एन्यूरिज्म गेट्स रप्चर्ड, अब सपोज ब्लड वेसल जो है वो पहले ऐसे थी और अब हो गई है ऐसे, स्वेलिंग आ गई ना उस ब्लड वेसल में, ठीक है। और इस स्वेलिंग की वजह से अगर ये रप्चर हो जाएगी तो क्या होगा? ब्लीडिंग होगी। और एन्यूरिज्म जो है विद इन बॉडी होता है, इनसाइड बॉडी होता है, तो कैसी ब्लीडिंग होगी? इंटरनल ब्लीडिंग होगी। गॉट इट? इंटरनल ब्लीडिंग होगी। सो इफ द एन्यूरिज्म गेट्स रप्चर्ड इट कैन इवन कॉज इंटरनल ब्लीडिंग, और जब इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो ब्लड लॉस ज्यादा होने की वजह से आपको हार्ट स्ट्रोक आ सकता है, ठीक है। हार्ट स्ट्रोक आ सकता है, वैस्कुलर स्ट्रोक आ सकता है, मतलब एकदम से शॉक लगना। स्ट्रोक का मतलब होता है एकदम से शॉक लगना बिकॉज ऑफ द इंटरनल ब्लीडिंग। तो अब हम आगे जा रहे हैं वन बाय वन। ये स्लाइड कहती है कि एन्यूरिज्म इज अ डिसीज रिलेटेड टू ब्लड वेसल। ये स्लाइड हमें बताती है एन्यूरिज्म इज नथिंग बट स्वेलिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। इट कैन बी आर्टरी और इट कैन बी वेन। क्यों स्वेलिंग आती है? बिकॉज ऑफ द वीकनिंग ऑफ द वॉल्स। एन्यूरिज्म मोस्ट कॉमनली कहाँ होता है? तो अओर्टा, बैक ऑफ द नीज, ब्रेन एंड इंटेस्टाइन। और एन्यूरिज्म से क्या हो सकता है? तो इफ दिस एन्यूरिज्म ब्रेक्स डाउन, if this aneurysm ruptures, it can lead to internal bleeding and that can lead to stroke and death. And if it happens in brain or heart, obviously it will lead to death of a person. सो क्योंकि यहाँ पे हार्ट का मेंशन था, क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल का मेंशन था, तो मैं आपको बेसिक बायोलॉजी से स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट क्विकली बता देता हूँ। हमारा जो ह्यूमन हार्ट है, हमें लगता है कि मेरा दिल भी पागल है यार, तो तुम, ऐसा कुछ नहीं होता। आपका दिल विल प्यार नहीं करता, आप प्यार करते हो। इस दिल को अपने काम से फुर्सत मिले तो वो किसी और के और से प्यार करेगा ना। तो ये सब आपकी मनगढ़ंत कहानियां हैं। तो आपका जो दिल है वो किसी को देने के लिए नहीं बना, तो वो बना है 4 चेंबर से। कितने चेंबर से बना है? 4 चेंबर से बना है, ठीक है। आपके दिल में 4 कमरे हैं, इसलिए लोगों के दिल में एक से ज्यादा लोग रहते हैं, है ना। आपने देखा है कभी किसी भी ह्यूमन को देखा है जो एक ही पर्सन से प्यार करता हो? बिल्कुल नहीं करता। कम से कम हम 4-5 लोगों से प्यार करते हैं, है ना। अरे आई 4-5 लोगों से का मतलब है मेरा, मम्मी से प्यार करते हैं हम, डैडी से प्यार करते हैं हम, दीदी से प्यार करते हैं हम, भैया से प्यार करते हैं हम, टीचर से प्यार करते हैं हम, स्टूडेंट से प्यार करते हैं हम, दादा से प्यार करते हैं हम, दीदी दादी से प्यार करते हैं हम, चाचा से प्यार करते हैं, चाची से करते हैं, मामा से करते हैं, मामी से करते हैं, नाना से करते हैं, नानी से करते हैं, कितने सारे लोगों से करते हैं। लेकिन जिस इंपॉर्टेंट पर्सन का हम प्यार करते हैं उसका तो हमने नाम ही नहीं लिया, वो आपको पता है। तो आपके हार्ट में कितने चेंबर्स है? आपके हार्ट में टोटल चेंबर्स होते हैं 4, जिसमें ये देखो इस तरह से आप हार्ट को डिवाइड करोगे। ये पहला चेंबर, ये दूसरा चेंबर, ये तीसरा चेंबर और ये है 4th चेंबर। जो ऊपर के चेंबर है उन्हें हम कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। कहाँ गया इनका नाम? इन्हें हम कहते हैं, इनके तो नाम ही नहीं दिए उन्होंने। एट्रियम, याद आ गया मुझे, ठीक है। ये जो ऊपर के 2 चेंबर है ना, इनके लिए हम टर्म यूज करते एट्रियम, और जो नीचे के 2 चेंबर है उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं वेंट्रिकल। तो आवर हार्ट इज मेड अप ऑफ 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक बार सुनो एंड लेट इट बी। याद रहा वेल एंड गुड, नहीं रहा लीव इट, ठीक है। तो क्योंकि
ऊपर दो एट्रियम है, एक राइट साइड में है और एक लेफ्ट साइड में है ना, है ना। इसीलिए इसीलिए इसे कहते हैं राइट एट्रियम। तो एट्रियम में दो एट्रियम होते हैं, एक होता है राइट एट्रियम और एक होता है लेफ्ट एट्रियम। उसी तरह वेंट्रिकल में दो होते हैं, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो चार चेंबर हो गए। दूसरा, इन चारों चेंबर में ना अलग अलग ब्लड वेसल्स आती है। तो इसमें जो सबसे लार्जेस्ट ब्लड वेसल होती है वो अवोर्टा। देखो हमने यहाँ बात की थी, इट अकर्स मोस्ट कॉमनली इन द अवोर्टा। तो ये रहा आपका अवोर्टा। तो ये अवोर्टा जो है ना आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से ब्लड को निकालता है और पूरे बॉडी में सप्लाई करता है। और ये जो वेना कावा दिख रही है ना, इंफीरियर मतलब नीचे एंड सुपीरियर मतलब ऊपर। तो हमारे ऊपर के बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ ब्लड लाने का काम सुपीरियर वेना कावा करती है और नीचे के बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ ब्लड लाने का काम इंफीरियर वेना कावा करती है। और आपको अगर याद होगा, मैंने आपको बताया था कि आर्टरीज मेनली क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। वेन्स नॉर्मली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। एंड आवर हार्ट इज कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव शीथ कॉल्ड एपिकार्डियम। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, अभी आपको क्या याद रखना है, हमारे हार्ट के चार चेंबर है, दो चेंबर को एट्रियम कहते हैं, दो चेंबर को वेंट्रिकल कहते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये चार हो गए। और ये याद रखिए, हार्ट की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है ना, वी कॉल दैट एपिकार्डियम। क्या कहते हैं हम उसे, एपिकार्डियम। दैट्स इट। चलो आगे। So aneurysm is a disease related to blood vessels. Aneurysm is a swelling of blood vessels and it is caused by weakening of the walls. Aneurysm it mostly occurs in the aorta, back of the knees, brain or intestine, and it can cause internal bleeding and lead to stroke. And this is heart. Heart is made up of four chambers: right atrium, right ventricle, left ventricle. Epicardium is the protective sheath of the heart. आगे चलिए। अब हमारा जो हार्ट होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे हार्ट को जो ब्लड वेसल ब्लड सप्लाई करती है, बिकॉज सी जैसे हमारी ये बाइसेप मसल्स है कि नहीं, या ट्राइसेप मसल्स है, उसी तरह अवर हार्ट इज मेड अप ऑफ मसल्स। तो इन मसल्स को जैसे एनर्जी की ज़रूरत है, वैसे ही हमारे हार्ट को भी एनर्जी की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो हमारे हार्ट को भी वी नीड टू सप्लाई दी ब्लड, so that blood is supplied by coronary artery. Now you need to write it down or note it down. Coronary artery supplies blood to heart. स्टेट सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू हार्ट। तो आंसर आएगा करोनरी आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू हार्ट। क्लियर। चलते हैं हम आगे। ये है आपकी आर्टरी और वेन के बारे में मैंने आपको बताया था। जो ये आर्टरी का स्ट्रक्चर है, ये वेन का स्ट्रक्चर है, हमें इसके डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना याद रखो, वेन्स हैव वॉल्व्स इन देम एंड आर्टरीज डू नॉट। अलग अलग डिफरेंसेस बताए थे ना। पहला क्या बताया था, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, वेन्स कैरी ब्लड टूवर्ड्स हार्ट। वॉल्स ऑफ द आर्टरी आर थिक, वॉल्स ऑफ द वेन आर थिन। Arteries mostly carry oxygenated blood, exception pulmonary artery. Veins mostly carry deoxygenated blood, exception pulmonary vein. है ना। ये चार डिफरेंस मैंने बताए थे। और एक डिफरेंस ऐड हो गया कि जो वेन्स होती है उनमें वॉल्व्स होती है और आर्टरीज जो होती है उनमें वॉल्व्स नहीं होती या वॉल्व्स अब्सेंट होती है। हो गया क्लियर। एक एक डिफरेंस मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अच्छे से बता रहा हूँ, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। एकदम बढ़िया से आपको डिफरेंसेस पता चल रहे हैं। चलो आगे। ये है आर्टरी और ये है वेन, ठीक है, हमें उसके डिटेल में नहीं जाना। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द आर्टरी एंड वेन। मैं ये क्यों शो कर रहा हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली एन्यूरिज्म इज, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे, है ना। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी एंड वेन। और इन दोनों में जब स्वेलिंग आती है तो हम उसे क्या कहते हैं, एन्यूरिज्म। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी एंड वेन। और इन दोनों में जब ये आता है आपका क्या, स्वेलिंग आती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एन्यूरिज्म। और आपके हार्ट को जो ब्लड वेसल ब्लड सप्लाई करती है उसे हम क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी। हार्ट में कितने चेंबर होते हैं, चार।
एपिकार्डियम क्या है, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है ना। बेसिक्स जरूरी है। ये देखो अब आपको समझ में आएगा, यहां पे ये रहा आपका हार्ट, समवेयर हियर, ये तो लंग्स है आपके, ये दोनों लंग्स है, एंड समवेयर हियर यू विल फाइंड द हार्ट, यहाँ पे कहीं पे मिलेगा आपको हार्ट। तो ये ऐसी आर्टरी है या आउर्टा है विच सप्लाइज ब्लड टू लंग्स, लंग्स में जाता है ब्लड। तो इस आउर्टिक यानी थोरेसिक थोरैक्स में जो हमारा आउर्टा है ना, उसमें स्वेलिंग आ गई कि नहीं, देखो ये वाला स्वेलिंग का पार्ट है। सो दिस इज थोरेसिक आउर्टिक एन्यूरिज्म। हेल्दी थोरेसिक आउर्टा ऐसा रहेगा और थोरेसिक आउर्टा विथ एन्यूरिज्म ऐसा रहेगा, स्वेल हो जाएगी ब्लड वेसल, है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, एन्यूरिज्म कहते हैं। आगे चलिए, इवन ब्रेन में कैसे होता है, तो ये है आपकी ब्लड वेसल जो ब्रेन में ब्लड कैरी कर रही है, और ये रहा आपका एन्यूरिज्म। ब्लड वेसल एक्चुअली जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन ये इस तरह से आपकी, तो ये ना यहां अगर आप देखोगे तो ब्लड वेसल दोनों साइड से स्वेल हुई है कि नहीं, तो ऐसे भी एन्यूरिज्म हो सकता है, या फिर ब्लड वेसल एक ही साइड से स्वेल होगी, दूसरी साइड से नहीं, ये भी एन्यूरिज्म है। तो ब्रेन एन्यूरिज्म का एग्जांपल है ये, ठीक है, स्वेलिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो आगे चलो, ब्लड वेसल्स ऑफ द ब्रेन एंड द हार्ट, blood vessels of the brain and the heart are the most common locations to get seriously affected. Why seriously? Because they are vital organs. The swelling can be of two types. Number one, either the complete blood vessel is swollen or a complete blood vessel is swollen. So this is an example of aneurysm in which complete blood vessel is swollen and or a specific side of the blood vessel can bulge out from the sides. So this is a specific side of a blood vessel that bulged out from one side. These are the two types of aneurysm. Clear? This slide is not at all important, but for your understanding this slide is important. This is for your understanding, 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 this is for your examination, this is for your examination, this is for your examination. And ये सब झंझट हमने गीता रामायण क्यों लगा रखा है, क्योंकि ये न्यूज आई थी। Emilia Clarke says she suffered two brain aneurysms and how do they affect blood vessel. Now you know what is aneurysm, and now you know how they affect the blood vessel, and now you know कि what exactly happens if someone catches aneurysm, है ना। अब हम आगे चलते हैं। ब्लड वेसल्स ऑफ द ब्रेन एंड द हार्ट आर, ठीक है, ये हो गया हमारा। नाउ ब्रेन एन्यूरिज्म स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस। नाउ सी, if your blood vessel is swelled, there might be not much symptom, ज़्यादा सिम्टम नहीं आएंगे। प्रॉब्लम कब होता है, जब ये रप्चर होती है। तो अगर हमें ब्लड वेसल रप्चर होने से पहले ही उसमें स्वेलिंग आई है ये पता चला, तो इफ वी नो कि देर इज अ स्वेलिंग इन द ब्लड वेसल, तो वी कैन इजीली टेक केयर, राइट। तो उसी को कहते हैं स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस। यूजुअली an aneurysm remains undetected and screening may be required for patients needing monitoring or treatment. So it remains undetected, not much important. Very important for your knowledge, woman being at lower risk of developing aneurysm, सारे मेल जो मेरा क्लास देख रहे हैं भैया, आपको बड़ी रिस्क है, भाभी को बड़ी रिस्क नहीं है, ठीक है। सो woman being at lower risk of developing aneurysm, men must undergo ultrasound screening for sure around the age of 55 years and above. तो अगर आप मेल हो एंड अगर आपका एज 55 ईयर्स से ज़्यादा है, तो आपने ज़रूर यूएसजी करके ये देखना चाहिए कि आपके बॉडी में किसी ब्लड वेसल में स्वेलिंग तो नहीं है, आपको एन्यूरिज्म तो नहीं है। और जब आप ये करोगे तो इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि नाउ यू कैन टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट। रप्चर होने से पहले ही ट्रीटमेंट लोगे तो आपका बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है, आपको हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे। और अगर आप रेगुलर स्मोकर हो फिर तो आपको 1,00,000% ये स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस करना ही पड़ेगा।
तो देखो, पहली बात अगर आप मेल हो, दूसरी बात अगर आपका एज 55 ईयर से ज़्यादा है, एंड तीसरी बात अगर आप रेगुलर स्मोकर हो, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको एन्यूरिज्म होगा। ठीक है। MRI स्कैन आर यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग एन्यूरिज्म। तो एन्यूरिज्म आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं हम? वी कैन यूज अल्ट्रासोनोग्राफी, दैट इज USG, वी कैन यूज MRI स्कैन, और इवन वी कैन यूज CT स्कैन। ठीक है, ये तीन डायग्नोस्टिक टेक्निक्स है। सो मोर सो इफ दे आर रेगुलर स्मोकर्स, MRI scans are useful for identifying aneurysms that do not rupture but the symptoms are prevalent। और अगर देखो, ये आप कर सकते हो अनरप्चर्ड एन्यूरिज्म के लिए, ये आप कर सकते हो अनरप्चर्ड एन्यूरिज्म के लिए, लेकिन अगर आपका एन्यूरिज्म रप्चर हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा? CT स्कैन। इन केस द एन्यूरिज्म गेट्स रप्चर्ड and leads to the risk of bleeding in the brain, CT scans are preferred. An angiogram may be performed in extreme cases with severe rupture and bleeding in the brain। और लास्ट में आप एंजियोग्राम भी कर सकते हो अगर आपके ब्रेन में एन्यूरिज्म था और उसकी वजह से आप, और वो एन्यूरिज्म ब्रेन में रप्चर हुआ है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर एंजियोग्राम ऑल्सो। तो फॉर योर स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन, दीज आर द नेम्स ऑफ डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेक्निक। इनके डिटेल में ना UPSC के लिए जाना है या ना स्टेट के लिए, लेकिन यू नीड टू रिमेंबर दीज आर डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। USG में साउंड वेव्स यूज होती है, MRI स्कैन में रेडियो वेव्स या रेडिएशन यूज होती है, CT स्कैन में भी रेडिएशन यूज होती है। ठीक है, चलिए आगे, बिल्कुल चलिए। ब्रेन एन्यूरिज्म ट्रीटमेंट एंड इनोवेशन। तो अब देखो, पहली बात, एवरीबडी अंडरस्टूड व्हाट इज एन्यूरिज्म, everybody understood which part of the body aneurysm affects, everybody understood in which part it is more harmful, everybody understood कि एन्यूरिज्म किसे होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है? मेल 55 ईयर से ज़्यादा एज और रेगुलर स्मोकर है। तो एन्यूरिज्म को जानने के लिए, पहचानने के लिए क्या क्या कर सकते हो आप? USG, MRI स्कैन, CT स्कैन और एंजियोग्राम। तो आपको अब पता चल गया कि आपको एन्यूरिज्म है ना? तो अब आप क्या करोगे? ट्रीटमेंट करोगे कि नहीं? नाउ ट्रीटमेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन, बट चलो हम आपको बता देते हैं। अ डिवाइस कॉल्ड फ्लो डाइवर्जेंस स्टेंट is a new innovative intervention for treatment of aneurysm for the initial stages। ये टेक्निक आप तब यूज कर सकते हो जब आपका जो ब्लड वेसल है ना, वो रप्चर नहीं हुआ है, तब आप ये टेक्निक यूज कर सकते हो। अ सिलिंड्रिकल मेटालिक मेश स्टेंट is placed inside the sac of the parent blood vessel to divert the blood flow from the aneurysm। अब देखो, यहाँ पे स्वेलिंग आई है, और अगर यहाँ ब्लड इस डायरेक्शन से ब्लड आ रहा है, और ये ब्लड अगर ऐसे करके फ्लो होके जाएगा, और ऑब्वियस जाएगा क्योंकि उसको स्पेस मिल रही है ना वहाँ पे, तो अगर ऐसे करके जाएगा तो ये तो स्वेलिंग बढ़ती जाएगी ना, बिकॉज ब्लड फोर्स के साथ उसे और बढ़ाएगा। और अगर हम यहीं पे कोई स्टेंट ऐड कर दे, है ना, अगर हम यहाँ पे स्टेंट ऐड कर देंगे तो क्या होगा? जो ब्लड है वो ब्लड इस डायरेक्शन से आएगा, इस डायरेक्शन से आएगा और ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, वो उसमें एंटर ही नहीं करेगा। और जब ऐसा होता है ना, स्लोली ये क्या होने लगता है? इट स्टार्ट्स श्रिंकिंग, और एक टाइम के बाद ये स्वेलिंग पूरी खत्म हो जाती है। तो द बेस्ट वे टू एंश्योर कि एन्यूरिज्म डू नॉट लीड्स टू डेथ इज स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस। और एक बार डायग्नोसिस और स्क्रीनिंग हो गई ना, उसके बाद इजीली आप क्या कर सकते हो? उस एन्यूरिज्म को गायब कर सकते हो। जादू नहीं, डॉक्टर की हेल्प से। फाइन। सो अ सिलिंड्रिकल मेटेलिक मेश, यहाँ आप देख लो। अ डिवाइस कॉल्ड फ्लो डाइवर्जेंस स्टेंट, अभी हमने क्या किया? फ्लो ही डाइवर्ट किया। इज अ न्यू इनोवेटिव इंटरवेंशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एन्यूरिज्म फॉर द इनिशियल स्टेजेस व्हेन इट हैज नॉट रप्चर्ड। अ सिलिंड्रिकल मेटेलिक मेश स्टेंट इज प्लेस्ड inside the sac of the parent blood vessel to divert the blood flow from the aneurysm।
The diversion is aimed at preventing rupture, obviously because it is harmful when it ruptures. जब तक ये rupture नहीं होता तब तक हमें कोई harm नहीं करता. Flow diversion can be used to treat large or giant wide-necked brain aneurysm. ठीक है, और मैंने आपको पहले भी बताया aneurysm is a problem if it affects heart and brain, otherwise not. तो अब देखो मैं आपको डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ. इसे कहते हैं पाइपलाइन एम्बोलाइजेशन. हमारे लिए ये बिल्कुल नाम जरूरी नहीं, याद भी नहीं रखना, हमें कंसेप्ट समझनी है हाउ इट इज ट्रीटेड. A treatment option for brain aneurysm that involves the insertion of a cylindrical mesh device that seals off the aneurysm and allows for healing of the deceased blood vessel. तो पहली बात, what is aneurysm? Aneurysm में क्या होता है? A weakened area of blood vessel balloons outward and can leak or burst. ये हो गया balloon, outward balloon हो गया and it can rupture. फिर आप उसके लिए क्या करोगे? For that you will go for pipeline insertion. इसमें क्या करोगे? The mesh stent is inserted in an artery, usually in the leg, and maneuvered to the deceased blood vessel. हम हमारे leg से ना बड़ी blood vessel में एक stent ऐड करते हैं और वो स्टेंट जहाँ पे एन्यूरिज्म है इवन ब्रेन में आप वो लेकर जा सकते हो थ्रू ब्लड वेसल. ठीक है, दैट कैन बी डन नाउ डेज. एंजियोग्राफी वैसे ही करते हैं, है ना, एंजियोप्लास्टी में भी वही टेक्निक यूज करते हैं. आफ्टर इंसर्शन ब्लड फ्लो इनटू द एन्यूरिज्म स्लोज डाउन. तो आपने क्या किया, ये स्टेन लेकर आए और इस स्टेन को ऐसे यहाँ पे ऐड कर दिया. तो इससे क्या होगा, अब ब्लड फ्लो जो पहले अंदर जा रहा था वो नहीं जाएगा. नाउ ब्लड विल फ्लो लाइक दिस. और एक पॉइंट के बाद पहले देखो इतनी स्वेलिंग थी इसको, फिर ये स्वेलिंग इतनी हो गई, फिर इतनी हो जाएगी और फिर गायब हो जाएगी. जादू हुआ कि नहीं? पहले एन्यूरिज्म इतना बड़ा था, फिर वो इतना हुआ, उसके बाद इतना हुआ और एकदम खत्म हो जाएगा. एन्यूरिज्म इन ब्रेन ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ मेश स्टेंट, उसी को हम कहते हैं डाइवर्जन स्टेंट. हो गया क्लियर? चलते हैं हम आगे. सो और भी तरीके हैं, ये भी हम कर सकते हैं. अगर आप देखोगे सीधे क्या करना है, स्टेंट लेकर आओ यहाँ पे और यहाँ पे क्या करो, ये कॉइल के फॉर्म में इस एन्यूरिज्म में स्टेंट डाल दो. तो ब्लड इसके अंदर नहीं जा पाएगा, ब्लड विल फ्लो लाइक दिस. इट इज ऑल्सो फ्लो डाइवर्जन. एंड धीरे धीरे अगर इसमें ब्लड नहीं आएगा तो इट विल श्रिंक एंड खत्म हो जाएगा. या फिर आप सीधे क्या कर सकते हो, इसके लिए ऑपरेशन करना पड़ता है, मतलब यू हैव टू ओपन अप द बॉडी. और इस केस में जब आप स्टेंट यूज करते हो ना तो देयर इज नो नीड बॉडी ओपन करने की जरूरत नहीं है. तो इट इज मोर प्रॉब्लमेटिक ट्रीटमेंट. या फिर आप ऐसे स्टेंट डाल सकते हो, ऐसे स्टेंट डाल सकते हो. तो दीज आर ऑल वेज. ये छोड़कर फ्लो डाइवर्जन स्टेंट है सारी की सारी जो आपको यहाँ दिख रही है, दे आर ऑल फ्लो डाइवर्जन स्टेंट्स. क्लियर? आई होप अभी इस पॉइंट पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपको एन्यूरिज्म के बारे में सब पता है. अब हम एन्यूरिज्म की जो रिस्क है ना उसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. मोस्ट केसेस बीइंग कंजेनाइटल, मतलब मोस्ट ऑफ द केस में जेनेटिक रीजन की वजह से एन्यूरिज्म होता है. इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू प्रिवेंट एन्यूरिज्म बट सर्टन लाइफस्टाइल चेंजेस कैन हेल्प टू रिड्यूस द रिस्क. अगर आप चाहते हो कि आपको एन्यूरिज्म ना हो तो यू नीड टू चेंज योर लाइफस्टाइल. क्या? पहले तो क्विट स्मोकिंग क्विट कर लो. मेंटेनिंग हेल्दी ब्लड प्रेशर. दूसरा, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे जैसे एज बढ़ेगा, नॉर्मली इट हैपन्स, तो आपका ब्लड प्रेशर हेल्दी मेंटेन करो. क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर बढ़ेगा और अगर कोई ब्लड वेसल की वॉल वीक हुई है तो उस प्रेशर की वजह से वो बाहर स्वेल हो जाएगी, है ना. और अगर आपका ब्लड प्रेशर ही नॉर्मल होगा तो देर इज नो चांस ऑफ स्वेलिंग ऑफ ब्लड वेसल ऑन बोथ साइड और एट अ सिंगल साइड. सो पहले तो क्विट स्मोकिंग, मेंटेन अ हेल्दी ब्लड प्रेशर बाय स्टिकिंग टू अ बैलेंस्ड डाइट, मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी वेट. अब अगर आप हेल्दी बॉडी वेट, जब आपका बॉडी वेट बढ़ता है ना, मुझे टेंशन आ रहा है. मेरा एक टाइम था मेरा वेट 56 केजी के ऊपर नहीं था. फिर एक टाइम आया कि मेरा वेट 65 केजी के ऊपर नहीं था और अब मेरा वेट ऐसा बढ़ रहा है ना, नाउ आई एम 72 केजी एंड आई एम रियली वरीड क्योंकि दिस इज द बाउंड्री. इसके ऊपर अगर जाऊंगा तो मैं ओवरवेट होने लगूंगा. दिखता नहीं हूँ लेकिन हो जाऊंगा क्योंकि मेरी हाइट है 172 सेंटीमीटर.
एंड अकॉर्डिंग टू मेडिकल आपका 172 किलो सेंटीमीटर हाइट है तो आपका वेट होना चाहिए 72 kg। मतलब आपकी जितनी हाइट है सेंटीमीटर में, उसमें से जब आप 100 माइनस करते हो तो पीछे जो रह जाता है ना, उतना आपका वेट होना चाहिए। उससे अगर ज़्यादा हो गया तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो मेंटेन अ हेल्दी बॉडी वेट एंड अवॉइड अ हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट, क्योंकि जब आप हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट लेते हो तो ब्लड वेसल की जो ल्यूमेन है ना, डायमीटर है, वो कम होने लगता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड के वॉल पे प्रेशर पड़ेगा, और जहाँ पे ब्लड वेसल की वॉल वीक है वहाँ पे क्या होगा, बलूनिंग आउट हो जाएगी वो, या स्वेल हो जाएगी। सो अगर आप चाहते हो कि आपको एन्यूरिज्म ना हो तो उसके लिए पहले तो स्मोकिंग ना करें, हेल्दी ब्लड प्रेशर मेंटेन करें, बैलेंस डाइट लें, बॉडी वेट मेंटेन करें और हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट ना लें। ये सब आपको करना है। अब मैं ना आपको ब्रीफ कर रहा हूँ, ब्रीफ में बताता हूँ व्हाट एग्जैक्टली वी स्टडीड। एवरीबडी अंडरस्टूड व्हाट इज एन्यूरिज्म? Everybody understood what is aneurysm? So aneurysm is the swelling of blood vessel. It can be artery or it can be vein. दूसरा point, which type of aneurysm is most common? तो aneurysm in brain, aneurysm in heart, aneurysm in intestine, aneurysm behind knees. These are the most common places where it can happen. तीसरा, करोनरी आर्टरी क्या है? इट इज द आर्टरी दैट सप्लाइज ब्लड टू हार्ट। ब्लड, हमारे हार्ट में कितने चेंबर्स होते हैं? 4। उनके नाम राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। के बाद हमने देखा था कि जो एन्यूरिज्म है वो कितने टाइप का होता है? 2 तरह का। एक तो आपकी ब्लड वेसल दोनों साइड से स्वेल होगी या एक साइड से स्वेल होगी, ठीक है। ये 2 तरीके होते हैं एन्यूरिज्म के। फिर एन्यूरिज्म को ट्रीट हम कैसे कर सकते हैं? बाय फ्लो डाइवर्जन स्टेंट और बाय यूजिंग फ्लो डाइवर्जन स्टेंट, ठीक है। एन्यूरिज्म होता क्यों है? मोस्ट कॉमनली कौन से लोग ऐसे हैं जिनको एन्यूरिज्म होने की पॉसिबिलिटी है? नंबर 1 जो मेल है, नंबर 2 जिनका एज 55 से ज़्यादा है, एंड नंबर 3 जो रेगुलर स्मोकिंग करते हैं। ये 3 चीज़ें जहाँ पे कॉमन होती है वहाँ पे एन्यूरिज्म होगा। इसका मतलब ये है क्या कि फीमेल में एन्यूरिज्म नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एमिलिया क्लार्क कौन है? फीमेल ही तो है ना। तो एन्यूरिज्म कैन हैपन इन फीमेल ऑल्सो, बट दे आर लेस प्रोन, उनको होने की पॉसिबिलिटी कम है, मेल को होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। क्लियर? और फिर हमने देखा था कि रिस्क अगर आपको रिड्यूस करनी है एन्यूरिज्म की तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? पहले तो आपको स्मोकिंग क्विट करनी पड़ेगी। दूसरा, आपको ब्लड प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो दैट कैन लीड टू एन्यूरिज्म। तीसरा जो है, आपको हेल्दी डाइट मेंटेन करना पड़ेगा। फोर्थ, आपको हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करना पड़ेगा। और फिफ्थ, आपको कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट अवॉइड करना पड़ेगा। जितना कम कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खाओगे आप, उतना आपके लिए बेटर है। तो आई होप कि आपको एन्यूरिज्म क्रिस्टल क्लियर है। अब मैं लास्ट पॉइंट आपको बताता हूँ कि यूपीएससी में क्या पूछा जाएगा। तो यूपीएससी में दे विल आस्क यू ओनली वन थिंग, व्हाट इज एन्यूरिज्म। सिंगल लाइनर आएगा, व्हाट इज एन्यूरिज्म, ए, बी, सी और डी। इसमें से एक ऑप्शन होगा स्वेलिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। ओके, स्वेलिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। या फिर ऑप्शन बहुत इंटरेस्टिंग दे सकते हैं ये, यहां पे बोल सकते हैं स्वेलिंग ऑफ आर्टरी, यहां पे बोल सकते हैं स्वेलिंग ऑफ वेन, यहां पे बोल सकते हैं स्वेलिंग ऑफ ब्रेन। तो आपका आंसर यहां पे भी क्या होगा? डी ही आएगा। मतलब अगर ऊपर के 3 ऑप्शन ऐसे दिए तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दी, और अगर ऐसे ऑप्शन नहीं है, कोई भी इलॉजिकल दूसरे है और एक ही ऑप्शन है विच स्पीक्स अबाउट स्वेलिंग ऑफ ब्लड वेसल, तो आंसर आएगा आपका डी। इट्स दैट सिंपल। और अब अगर आप बोलोगे सर स्टेट सर्विस में क्या आएगा? स्टेट सर्विस में आएगा व्हाट इज करोनरी आर्टरी, स्टेट सर्विस में आएगा व्हाट इज आर्टरी, स्टेट सर्विस में आएगा व्हाट इज वेन। जो मैंने आपको डिफरेंसेस बताए थे ना आर्टरीज और वेन के, वो याद रखने हैं आपको स्टेट सर्विसेज के लिए। स्टेट सर्विस में आएगा व्हाट इज एपिकार्डियम, एपिकार्डियम क्या है। इस तरह के बेसिक साइंस के क्वेश्चन आएंगे स्टेट सर्विस में,
बाय लिंकिंग इट टू द करंट अफेयर, दैट इज करंट अफेयर जिसमें क्या हुआ है, आपके इमिलिया क्लार्क को ये डिसीज हुआ है, कौन सा, एन्यूरिज्म नाम का। तो अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी ऑन माय टेलीग्राम, ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपके चैट विंडो के ऊपर हमने हमारे एकेडमी का टेलीग्राम चैनल पिन कर रखा है। तो आपको उस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको ये प्यारी वाली नोट्स मिले, जिसमें इतने एक से बढ़कर एक इमेजेस है जो आपको हेल्प करेंगी टू अंडरस्टैंड वेरी कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स ऑफ द साइंस। ठीक है, उस टेलीग्राम चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। और हमारी जो एकेडमी है IQ सिविल्स एकेडमी, इनका ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है, दैट इज लोकेटेड इन गुवाहाटी। तो अगर आप वहां आकर पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आपको बस क्या करना पड़ेगा, आपको इन नंबर्स पे कांटेक्ट करना है। यू कैन कांटेक्ट मिस्टर अनुज सिंह, डायरेक्टर IQ सिविल्स एकेडमी। You can contact Nahin Kayyum, strategic manager. You can contact Alok Kumar. Even you can contact Vishal Sharma, वो हमारे admissions manager है। और you can contact Anuradha Saikia, she is also into admission managing. So ये सब हम लोग हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ये हैंडसम वाले आपके सचिन सर, ठीक है। तो ये भी IQ सिविल से जुड़े हुए हैं जो आपको अभी पढ़ा रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द IQ सिविल्स, दिस इज ऑल अबाउट द एन्यूरिज्म। IQ सिविल्स IAS एकेडमी, ये रजिस्ट्रेशन के लिए आप कॉल कर सकते हो। हमारी जो बैचेस है ना 25 जुलाई और 10 अगस्त से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चल रही है। तो आप अगर गुवाहाटी में रहते हो या नॉर्थ ईस्ट में रहते हो एंड इफ यू कैन शिफ्ट टू गुवाहाटी, यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन आवर ऑफलाइन बैचेस एट IQ सिविल्स एकेडमी। और अगर आप इंडिया में कहीं पे भी रहते हो या दुनिया में कहीं पे भी रहते हो एंड यू वांट टू ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस, तो वो भी आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल है फ्रॉम 25 जुलाई एंड 10 अगस्त। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और ये नंबर से जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एंड दैट्स इट। मैं एक मिनट आपको ना एक हमारा टेलीग्राम चैनल भी बता दूँ, है ना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी बता देता हूँ जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो। आई होप इसमें टेलीग्राम चैनल आ जाए। मैं ऐड किया था, पता नहीं क्या हो गया। यस, दिस वन, ये देखिए, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल जिसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो या ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको नोट्स मिलेंगी। t.me/IQ civils IAS _APSC _UPSC, दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल फॉर नोट्स इन PDF फॉर्मेट। ठीक है, क्लियर, फाइन। चलो, थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय।